14 अगस्त 2005 सुबह का वक्त था। हेलियोस फ्लाइट 522 साइप्रस के लरनाका इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ग्रीस के एथेंस एयरपोर्ट जाने के लिए तैयार थी। सुबह के करीब 9:07 पर फ्लाइट ने उड़ान भरी। उस समय इसमें 115 पैसेंजर समेत 6 क्रू मेंबर सहित कुल 121 लोग सवार थे और इसे उड़ा रहे थे 58 वर्षीय जर्मन कॉन्ट्रैक्ट बेस पायलट हैंस जुर्गन, जिन्हें करीब 16,900 फ्लाइट आवर्स का अनुभव था। वहीं उनके को पायलट के तौर पर मौजूद थे 51 वर्षीय पैम्पोस सरलम, जिन्हें कुल 7,549 फ्लाइट आवर्स का अनुभव था। उड़ान भरने के 5 मिनट बाद यानी 9:12 पर प्लेन 12,040 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया। इतनी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद प्लेन में अचानक से एक अलार्म बजने लगता है। जब इस अलार्म की जांच की गई तो पता चला कि ये अलार्म टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वार्निंग का था। इसे देखने के बाद दोनों पायलट हैरान हो गए। वो इसलिए क्योंकि टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन अलार्म तब बजता है जब प्लेन ग्राउंड पर होता है और उड़ान भरने के लिए तैयार नहीं होता है। ऐसे में 12,000 फीट की ऊंचाई पर इस अलार्म के बजने का मतलब दोनों ही पायलट को समझ नहीं आ रहा था। स्थिति की गंभीरता को मापते हुए उन्होंने एटीसी यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क साधना ही उचित समझा। फिर उन्होंने तुरंत एटीसी से संपर्क करके उन्हें बताया कि उनके विमान का टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन अलार्म बज रहा है। पायलट अभी एटीसी को ये सब बता ही रहे थे कि इतनी ही देर में प्लेन के कॉकपिट में मौजूद कंट्रोल रूम पैनल पर कई सारे अलार्म एक साथ बजने लगे। इन अलार्म की आवाज के कारण पायलट की आवाज एटीसी तक पहुंचना भी बंद हो चुकी थी। प्लेन का मास्टर कॉशन अलार्म भी अब बजने लगा था, जिसका मतलब था कि प्लेन के कई सारे हिस्से एक साथ बहुत ज्यादा हीट हो चुके हैं। दोनों ही पायलट्स की दिक्कतें अब बढ़ने लगी। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था अचानक ये सब क्या हो रहा है। इधर से ये सब देखकर प्लेन में भी अफरा तफरी का माहौल हो गया। सभी क्रू मेंबर्स लगातार यात्रियों को शांत कराने का प्रयास कर रहे थे। सभी यात्रियों को सांस लेने में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, इसीलिए उनकी ऑक्सीजन मास्क अपने आप ही नीचे आ गए। दरअसल दोस्तों, जब भी प्लेन में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है तो ऑक्सीजन मास्क अपने आप ही नीचे आ जाते हैं। इस दौरान प्लेन करीब 18,000 फीट की ऊंचाई पर था। पायलट लगातार एटीसी से संपर्क करके उन्हें अपनी समस्या बताने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उनकी बात वहां तक पहुंच ही नहीं पा रही थी और कुछ ही देर में प्लेन का एटीसी कनेक्शन पूरी तरह से टूट गया। इसके बाद भी एटीसी ने कई बार बार फ्लाइट से संपर्क साधने की लगातार कोशिश की, लेकिन उन्हें फ्लाइट की तरफ से कोई भी उत्तर नहीं मिला। प्लेन अब लगातार ऊपर की ओर बढ़ता जा रहा था। आमतौर पर इस रूट पर फ्लाइट को लगभग 1 घंटे और 45 मिनट का समय लगता है, यानी करीब 10:45 पर इस फ्लाइट को एथेंस एयरपोर्ट पर पहुंचना था। 9:23 पर प्लेन 34,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच चुका था। इसके बाद 9:37 पर यह विमान एथेंस के फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन में पहुंच गया। 10:12 से 10:50 तक एथेंस की एटीसी रेडियो के माध्यम से इस प्लेन से संपर्क साधने की कोशिश करती रही, लेकिन उन्हें कोई भी जवाब नहीं मिला। जब 10:45 हो चुके थे और इस प्लेन को एथेंस एयरपोर्ट पर लैंड करना था, लेकिन प्लेन का अभी तक कुछ भी अता पता नहीं चल रहा था। कुछ अनहोनी की आशंका के चलते ग्रीस अधिकारियों ने अपने 2 सबसे बढ़िया F-16 फाइटर जेट को इस विमान को ढूंढ। कुछ ही समय में इस फाइटर जेट्स ने हेलियोस फ्लाइट 522 को ढूंढ निकाला। इस विमान के काफी करीब आने के बाद एक फाइटर जेट्स ने यह देखा कि आखिर अंदर चल क्या रहा है। तो इस फाइटर जेट्स के पायलट ने देखा कि प्लेन के अंदर को पायलट की सीट पर कोई बैठा हुआ है। वहीं शायद मेन पायलट बेहोशी की हालत में था। फिर यह फाइटर जेट पीछे गया और इसने पीछे वाली खिड़कियों से प्लेन के अंदर के माहौल को समझने का प्रयास किया, लेकिन फाइटर जेट के पायलट के लिए हैरानी की बात यह थी कि अपने बराबरी में 2 फाइटर जेट्स प्लेन को उड़ते देख भी
प्लेन के अंदर की यात्री उनकी तरफ ध्यान भी नहीं दे रहे थे। उन्हें उनसे कोई भी रिएक्शन नहीं मिल रहा था। तभी अचानक 11:49 पर फाइटर जेट्स के पायलट ने देखा कि एक शख्स प्लेन के कैबिन से होकर कॉकपिट की ओर आ रहा है। कुछ ही सेकंड में ये शख्स प्लेन के पायलट की सीट पर बैठा दिखाई पड़ा। कॉकपिट में पायलट की सीट पर बैठे इस शख्स को फाइटर जेट के पायलट ने इशारा करके स्थिति के बारे में जानना चाहा। ये शख्स भी उन फाइटर जेट्स के पायलट को कुछ बताना चाह रहा था, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाया। तभी करीब 1 मिनट बाद यानी 11:50 पर प्लेन के लेफ्ट इंजन में काम करना बंद कर दिया और प्लेन लेफ्ट साइड से झुककर काफी तेजी से नीचे की ओर गिरने लगा। पायलट सीट पर बैठा वो शख्स इसे कंट्रोल करने की लगातार कोशिश कर रहा था, लेकिन वो इसे कंट्रोल करने में नाकाम रहा। ठीक 12 बजे प्लेन के राइट इंजन ने भी काम करना बंद कर दिया। प्लेन का कंट्रोल अब पूरी तरह से खो चुका था और करीब 12:04 पर प्लेन एथेंस से करीब 40 किलोमीटर दूर ग्रेविटिको की पहाड़ियों पर जाकर क्रैश हो गया। इसके क्रैश होने के साथ इसमें करीब 115 यात्रियों के साथ 6 क्रू मेंबर समेत सभी 121 सदस्यों की मौत हो गई। ये खबर देखते ही देखते तुरंत ही पूरे ग्रीस में फैल गई। तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और सभी 121 लोगों की डेड बॉडी को ढूंढ ढूंढ कर बाहर निकाला जाने लगा। हादसे में मिले कुछ लोगों के डेड बॉडी की ऑटोप्सी की गई तो एक चौंका देने वाली बात सभी के सामने आई। दरअसल प्लेन में ज्यादातर सभी यात्री और पायलट की क्रैश होने के पहले ही मौत हो चुकी थी। यहाँ चौंकाने वाली बात यह है कि अगर पायलट क्रैश होने से पहले ही मर चुके थे तो 2 घंटे तक प्लेन कौन उड़ा रहा था। दोस्तों, दरअसल फ्लाइट अटेंडेंट एंड्रियास पोड्रोमो अभी तक इस फ्लाइट को उड़ा रहे, लेकिन अभी भी इस हादसे की जड़ तक पहुंचना बाकी था। तभी अचानक एक इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर की नजर कंट्रोल पैनल के एक बटन पर पड़ी। ये बटन था प्लेन के प्रेशर को सेट करने का। ये बटन देखते ही ऑफिसर को पूरी कहानी समझ आ गई। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रेशराइज बटन पूरी प्लेन में एयर के प्रेशर को कंट्रोल करता है। जनरली प्लेन के बाहर लगे इंजन बाहर की हवा को थोड़ा थोड़ा करके प्लेन के अंदर भेजते रहते हैं ताकि प्लेन के अंदर बैठे लोगों को ऑक्सीजन मिल सके। आमतौर पर इस बटन को ऑटोमेटिक मोड पर ही रखा जाता है और जब इसे मैनुअल मोड पर रखा जाता है तो पायलट को ही इसका पूरा पूरा ध्यान रखना होता है। अब हादसे की जड़ तक पहुंचने के लिए हम आपको फ्लाइट की उड़ान से एक दिन पहले लिए चलते हैं, जब बोइंग 737 का ये जहाज अपनी रूटीन सर्विस के लिए गया हुआ था। वहां इसको अच्छे से चेक करके इसकी सर्विस की गई और वहीं इसकी जांच करने वाले लोगों ने इसे मैनुअल मोड पर लगाकर पायलट को वापस कर दिया था। विमान के उड़ने के पहले पायलट और को पायलट का किसी का भी ध्यान इस बटन की ओर नहीं गया कि प्लेन का बटन मैनुअल मोड पर चालू रह गया है और इसके कारण ही प्लेन में धीरे धीरे ऑक्सीजन की मात्रा घटने लगी थी। इसके बाद जब अलार्म बजना शुरू हुआ तो किसी भी पायलट ने इस बटन की ओर ध्यान नहीं दिया कि प्रेशराइज बटन मैनुअल मोड पर है। इसी वजह से कॉकपिट में भी ऑक्सीजन का लेवल घटने लगा था, जिसके कारण दोनों पायलट बेहोशी की हालत में जाने लगे थे, क्योंकि कॉकपिट में ऑक्सीजन मास्क अपने आप नहीं गिरते। ऑक्सीजन मास्क क्योंकि 12 मिनट तक ही ऑक्सीजन दे सकते थे, इसीलिए सभी यात्री 12 मिनट के बाद बेहोश होने लगे और ऑक्सीजन ना मिल पाने के कारण धीरे धीरे सभी यात्रियों की मौत होने लगी थी और प्लेन ऑटो पायलट मोड पर ही एथेंस की ओर बढ़ता जा रहा था। एक समय ऐसा आया जब प्लेन में मौजूद सभी सदस्यों ने दम तोड़ दिया था। केवल फ्लाइट अटेंडेंट एंड्रियास ही अभी तक बचे हुए थे। अब आप सभी यही सोच रहे होंगे कि आखिर एंड्रियास इतने लंबे समय तक जीवित कैसे रहे। आपको बता दें कि एंड्रियास एक स्कूबा डाइवर थे और क्योंकि स्कूबा डाइवर अपनी सांसों को लंबे समय तक रोक सकते हैं, इसीलिए वो सबसे ज्यादा देर तक जिंदा रहे। एंड्रियास अंत तक प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश करते रहे, लेकिन अंततः प्लेन
पहाड़ियों में जाकर टकरा गया और इस प्लेन की वजह से 121 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के करीब 15 महीने बाद ग्रीस के अधिकारियों ने इस घटना की रिपोर्ट सौंपी, जिसमें बताया गया कि इस पूरी दुखद घटना के लिए सिर्फ एक बटन ही जिम्मेदार था। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री केदार।